अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने इस शो पे आपको मुख्तलिफ सीईओ से तो मिलवाते हैं, उनके बिजनेस के बारे में भी जानते हैं दैट हाउ इट इज़ प्रमोटिंग पाकिस्तान बिजनेस इंडस्ट्री, किस तरह से पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनसे जो उनकी लाइफ स्टोरी होती है, जो उनकी सक्सेस स्टोरी होती है या फिर उनके बिजनेस की स्टोरीज हैं, उनसे आप इंस्पायर भी होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और जानते भी हैं। एंड ऑल्सो fifth pillar, which is very important part of this, because that is the only thing जिसने business community को इस तरह से जोड़ कर रखा है कि every business person, every entrepreneur, every CEO is coming over on our show। और इसके साथ ही साथ वो अपने ना सिर्फ मसलों का हल बताते हैं बल्कि आपको भी इंस्पायर करते हैं कि आप भी किसी सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए आज ही कदम उठाएं। और इसी के लिए आज हमारे साथ जो सीईओ मौजूद हैं, आपको उनसे उनको जानकर बहुत खुशी होगी, because he is not only a person who is supporting his wife but also he is making the business more and more successful as well, जो कि बहुत कम होता है। and I think that is to be inspired today। और आपको मिलवाते हैं CEO of American Lifestyle School System के, he is also trustee of Fifth Pillar Group 2। हमारे साथ मिस्टर तनवीर अहमद राजपूत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome to the show। Thank you very much. You're welcome, it's a pleasure having you on our show। My pleasure too. और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, मोस्टली लोग जब अमेरिकन लाइफ स्कूल सिस्टम का नाम सुनते हैं, ज़ीशान ज़िया राजा का ही नाम आता है, ठीक है? शी इज़ Owner. हाँ, डेफिनिटली He owner and she is the chairperson. ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन आपकी अगर बात की जाए, आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं एक फीमेल एक खातून को एक बिजनेस रन करते हुए और ये देखते हुए दैट शी इज डूइंग इट सो सक्सेसफुली दैट शी इज इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल अराउंड द कंट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह। As you know, इस ज़ीशान जो ज़िया राजा जो है बड़ी डायनामिक वूमन है एंड मल्टी जो है ना ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसके पास और करिस्मेटिक पर्सनैलिटी भी है वो। एंड आई एम लकी कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। सो बीइंग एज हस्बैंड तो एक तो मेरी जिम्मेदारी थी कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करना, और दूसरा ये था कि क्योंकि उसने इतना बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश किया था तो उस बिजनेस को एकेडमिक हिसाब से तो वो बड़ा सक्सेसफुल रन करती हैं, बिकॉज शी इज़ द टीचर एंड शी इज़ द मदर ऑफ 10,000 मोर देन 10,000 स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन लाइफ सेंटर। तो उसमें उसका इतना बिजी शेड्यूल होता है, तो बाकी जो अफेयर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वो उन्होंने मुझे पास ऑन कर दी और वो उसको मैं सक्सेसफुली इसलिए हैंडल करता हूँ ताकि वो पीसफुली अपनी एकेडमिक पे जोर ज़्यादा लगे। ज़्यादा फोकस रह सकें। और दूसरा ये है कि जब तक वो पीसफुल नहीं होगी तो बच्चों को क्या तालीम मिलेगी और कैसे उनकी ग्रोथ होगी और उनकी वैल्यू सिखाएंगी। और एकेडमिक में शायद बच्चे पढ़ भी जाएंगे, लेकिन जो वैल्यूज़ वो सिखाती हैं वो तभी मिलती है जब वो खुद पीसफुल। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एजुकेशन के साथ जब तक वैल्यूज और आप अपने कल्चर को अलाइव नहीं रखते हैं, दैट थिंग रियली डिस्ट्रॉयज एनी सोसाइटी। लेकिन अमेरिकन लाइफ स्कूल सिस्टम का एक शुरू से एक पैटर्न रहा है, दे आर नॉट ओनली सक्सीडिंग इन दी एजुकेशनल सेक्टर। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे किसी और किसी भी स्कूल से कम होते हैं, बिकॉज दैट इज अ बिग नेम टू, बट दे हैव द वैल्यूज एज वेल, दे हैव देयर कल्चर्स अलाइव एज वेल। हाउ डिड दिस कम अप सो पॉसिबल, बिकॉज दैट्स सो डिफिकल्ट राइट नाउ कि आप यहाँ तो कल्चर देख सकते हैं या फिर आप मॉडर्नाइजेशन देख सकते हैं। हाउ डिड इट इज पॉसिबल? दैट इज़ अगेंस्ट क्रेडिट गो टू ज़ीशान ज़िया राजा, क्योंकि उसने जो है ना स्ट्रेटेजिकली पॉइंट से ये सोचा था कि मुझे जो है ना उस एरिया में जाना चाहिए जो थिकली पॉपुलेटेड है और थोड़ा सा जो है ना आप उसको कहें कि वो इतना मॉडर्नाइज नहीं है, जो लाहौर का अंदरून शहर या जो फार एरिया जो सेंट्रल सिटी रह चुका है। सेंटर सिटी रह चुका है। तो उन्होंने 25 साल पहले ये आइडिया कंसीव किया कि नहीं, मुझे DH में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सब एलीट क्लास रहते, मुझे मीडियोकर के पास जाना चाहिए और उनको वो तालीम दी जाए जो DH वालों को मिलती। That's true and that's truly amazing as well। तो उन्होंने फिर इस एरिया को सिलेक्ट किया, जौहर टाउन को, इकबाल टाउन को, समनाबाद, गुलशन रावी, रिवाज, सब्जाजार, जहाँ पर वो बड़े स्कूल जो बड़ी फीसें लेते थे वो कंपटीशन में आ ही नहीं सकते थे। नंबर 2, वहाँ पर बहुत सारी जो कम्युनिटी है वो ताजिर बिरादरी है और उनमें ज़्यादा रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। तो उन्होंने फिर ज़ीशान ज़िया राजा से डिमांड की कि आप हमारी जो बच्चियाँ हैं उसके लिए अलग कैंपस करें।
और बच्चों के लिए अलग करें। नहीं, वो भी उनकी डिमांड पूरी की, क्योंकि उनको वो वैल्यूज अपनी ट्रेडिशन रखनी थी, अपनी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स अपनी के अकॉर्डिंग। सोसाइटी के रूप में। नंबर 2 ये कि फिर उसने उस पे वैल्यूज पे और उस चीज़ पे जब ज़्यादा फोकस किया, और फिर इकोनॉमिकल, आजकल सबसे बड़ा स्कूल के बच्चों के लिए जो है कि इकोनॉमिकल पैकेज हो, उसने फिर इतना इकोनॉमिकल दिया और पढ़ाई इतनी अच्छी दी कि उसके बोर्ड में बच्चे टॉप करने लगे। बिल्कुल ऐसे ही। और उसका रिजल्ट फिर उन्होंने उसको, ज़ाहिर है पेरेंट्स ने रेस्पेक्ट के तौर पे रेसिप्रोकल किया, उसको नाम दिया, और ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए उसको, और सक्सेसफुल मॉडल उसने अपना जो है ना बनाया उसको एज अ, तो ब्रांड एक बड़ा उसका। Now it's a brand, and obviously that's a brand because of the, you know, all the struggles and all the efforts she has put in this business, अनबिलीवेबल स्ट्रगल, 25 साल, 27 years is and totally invested in this business. And it's not only the business, it's everything for her. I think that's passion. अच्छा, कितना ज़रूरी है बीइंग अ हस्बैंड। मैं चाहूँगी बहुत सारे मर्द हजरात भी हमें देख रहे होंगे, अभी भी हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं दैट मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, एंड दे डोंट इंडोर्स फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, या जेलस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। लड़कियां शादियां नहीं करती हैं इसलिए कि अगर हमने शादी की किसी कम लो इनकम वाले लड़के से, तो ये ना हो कि कल को वो हमसे कॉम्प्लेक्स में आ जाए, या फिर अगर हमसे ऊंचा भी हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना मर्दों में, स्पेसिफिकली एशियन पाकिस्तान में। अगेन इसका फिर आपको बताऊंगा कि इसी पे ज़्यादा ज़ीशान ज़िया राजा जो है ना फोकस करती है अपने स्टूडेंट्स पे। जब उनको वो दिखाती है कि ये जो, जिसको आप औरत कहते हैं वुमेन्स, ये आपकी माँ भी है, उसकी आप कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। ट्रू। हाँ, आप कोई उसकी खिलाफ बात नहीं सुन सकते। आप अपनी बहनों की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही। आप उनको पलकों पे बिठाते हैं, आप उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। बिल्कुल। तो फिर जब आपकी वाइफ है, तो वो भी तो वही है ना, वो भी हाँ, खातून है। तो भी खातून है। अब उस खातून से अगर आप कोई इख्तलाफ करें, तो फिर तो आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको मुनाफ़कत कहेंगे, हाँ, कि अपनी वालदा के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, अपनी बहनों के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, दूसरे की बेटी आपके घर आई है तो उसको आप अच्छा नहीं सोच रहे, फिर ये मुनाफ़कत है। इवन फॉर द डॉटर्स इज वेल, बेटियों के लिए बाप बहुत अच्छे होते हैं, सब बाप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही बाप जो है अपनी बीवी के लिए बहुत सख्त होता है। व्हाई इज इट सो? ये क्या मेंटालिटी होती है, एंड इज इट समथिंग कि वो चेंज हो सकती है? अगर हमें जो है ना अपनी उस जाहिलियत से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से हमारे पास इस्लाम आया, इसी जाहिलियत को ख़त्म करने के लिए आया। बिल्कुल इसी तरह। 1500 साल पहले इससे तो वर्स्ट था ना। इसी वजह से हमारे मालिक आए, मदीने वाले, उन्होंने यही समझाया कि ये बच्चियां जो है ना तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा है, बिल्कुल ऐसे। इनको अगर तू ज़्यादा करेगा तो तुम्हारे लिए सक्सेसफुल लाइफ है। और उन्होंने पूरा मुआशरा जो है ना बदल दिया। उस वक्त हमने सारी चीज़ें लब्बे करके इस्लाम भी लाए और ये सारी तालीमात भी उसके लिए। बिल्कुल। अब हम आस्ता आस्ता फिर जाहिल होते गए। हाँ, अगर हमें वो जाहिलियत ख़त्म हो जाए, तो फिर हमारे लिए तो सबसे सब कुछ आसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से राइट्स ऑफ वाइफ पढ़ें, तो हमें जो है ना मुश्किल में डाल दें। हमें उन्होंने इतने राइट्स दिए हैं इस्लाम ने वाइफ को, कि अपनी वालदा से भी ज़्यादा दिए एक जगह पे, अपनी वालदा से भी ज़्यादा जगह दिए। बिकॉज शी हैज टू रन योर जनरेशन। आपकी जनरेशन, आपकी सारी चीज़ें, नस्ल उससे चलती है, आपकी सारी आगे जो है ना आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो उसी का मिलता है। अगर आप वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर लें और जेलसी शुरू कर लें, तो फिर आपने अपनी नस्लों को क्या सबक देंगे, और फिर आगे आपकी बेटियां भी आएंगी, फिर वो भी जो है ना इसी तरह जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगी। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग कि एक इंसान को ना चेन ब्रेक करना ही होता है कभी ना कभी लाइफ में। आपने अपने फोर फादर्स से, अगर कोई लोग होते हैं जी हमारी फैमिली में ऐसे चल रहा है, सो यू बी द चेंज, आप उस चेंज का हिस्सा बने, आप वो चेंज इनिशिएट करें, देन डेफिनेटली इट विल गो टू द जनरेशंस। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में स्कूल सिस्टम्स की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस वक्त, अगर पाकिस्तान में कोई बिजनेस ये स्टार्ट करना चाहता है? क्या सजेस्ट करेंगे आप कि पाकिस्तान में ऐसे बिजनेसेस को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर जो पहले ही इस्टेब्लिश्ड हैं उन्हीं को ज़्यादा फ्लरिश करना चाहिए?
अभी तो इसपे सबसे बड़ा ये है कि जो पॉपुलेशन है ना, वो अनएंडेड है। जितनी बढ़ती जा रही है, आपकी रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ती जा रही है। ये 2 सब्जेक्ट हेल्थ और एजुकेशन एक्चुअली गवर्नमेंट के, ये उनको कैटर करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। आपको क्या लगता है किस तरह से एजुकेशन सेक्टर पे क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए गवर्नमेंट की और क्या बजट होना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजीज? देखें, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक रोड और ब्रिजेस पे इतने बिलियंस रुपीस लगा देते जस्ट टू फैसिलिटीज कि सिटीजन के जी वो आराम से मेट्रो में जाए, उसमें जाए, इतने बिलियंस रुपीस लगा देते, तो अगर आप उसको नेशन बिल्ड करने के लिए लगा दें तो आपको ज़्यादा उसका इनपुट मिलेगा और वो आगे प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ये आपकी मेट्रो या ओरेन ट्रेन जो है ना, ये कमा के तो नहीं देगी, ये तो सिर्फ आपकी फैसिलिटीज़ है, इससे आपको कमाएंगे नहीं। अगर आप जनरेशन पे लगाएंगे तो फिर आपको रिटर्न भी मिलेगा। आपको जो है ना उसका, क्योंकि आपको फिर उसको देना चाहिए, एजुकेशन को बड़ा पोर्शन देना चाहिए। एंड आई थिंक हमारी पॉपुलेशन का जो मेजर खेलेंगे चंक है दैट इज द टीनेजर्स, यंगस्टर्स। और जब यंगस्टर्स इतने ज़्यादा हैं हमारे पास तो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं फॉर मेकिंग द कंट्री मोर सक्सेसफुल। आप उनको अच्छे तब कर लेंगे जब आप उनको अच्छी हेल्थ देंगे, यस, आप उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, तो आपके लिए वो बड़ा ब्रांड बन जाएंगे। बिल्कुल। अब आपको सोचना चाहिए कि मेरे मुल्क में जो है ना इसको क्या करना चाहिए, मुझे कितना बजट करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी परसेंटेज बजट की जो है ना सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ के लिए रखेंगे तो आपको फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली अगर आप किसी चीज़ को अपनी सेकेंडरी चॉइस रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी अ प्रायोरिटी सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, क्योंकि वो आप उसको ले ही सेकेंडरी रहें। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में स्कूल सिस्टम की बात करते हैं या और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, राइट नाउ पीपल आर सो इनटू टेक। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बच्चों को केटर कर लिया है। पहले स्कूल्स में कंप्यूटर सिखाए जाते थे, लैपटॉप यूज़ करने सिखाए जाते थे, बट मोबाइल खुद से बच्चों ने यूज़ करना सीख लिया। अभी तो 6-7 महीने के बच्चे के पास भी उसका अपना मोबाइल फ़ोन होता है। टेक फ्रेंडली होने की वजह से क्या कोई नुकसानात हुए हैं या फ़ायदा हुआ है? स्कूल सिस्टम्स में किस तरह से हेल्प आउट कर रही है टेक्नोलॉजी? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन इस पे डिपेंड करता है आपके टीचर पे। अगर एक बच्चा ऑलरेडी इतना ब्रिलियंट है और उसको टेक्नोलॉजी का भी पता है, आपको बाकी चीज़ों का भी पता है, तो टीचर का टाइम सेव हो जाएगा। वो उसको मल्टीप्लाई करके उसको वैल्यूज़ पे ले जाए, उसको जो है ना राइट यूज़ करवा दे, ताकि उसके पास नॉलेज तो ऑलरेडी है। आपकी नॉलेज इतनी नहीं है जितनी उस बच्चे के पास नॉलेज है। टेक्नोलॉजिकल लेटेस्ट इक्विपमेंट, इंटरनेशनल नॉलेज, लोकल नॉलेज, क्योंकि उसका गैजेट ऐसा है कि उसको सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल। वो उसका सबसे 24 आवर्स टीचर है। अगर उसको टीचर जो है ना उसको वैल्यू सिखा दे तो उसमें एड ऑन हो जाएगा, तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। बिल्कुल। और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके फायदे ही फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे। मतलब टेक वर्ल्ड का फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि टीचर्स शुड बी बैकवर्ड, टीचर्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए। आई गेस दैट्स समथिंग, वो विन-विन सिचुएशन हो सकती है कि अगर हम टीचर्स की भी ट्रेनिंग उस तरह से करें, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी टीचर्स जो कि बहुत-बहुत पुराने टीचर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो समटाइम्स वो रिलक्टेंट भी होते हैं कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने में इश्यू आ रहा है या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते मेंटली, एंड अप टू सो ऑन, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग किस तरह से उन टीचर्स को भी कैटर करते हैं दैट यू हैव टू लर्न इट बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल एज़ वेल? उसमें सबसे बड़ा जो है यही टाइम और यही फोकस जो है ना ज़ीशान ज़िया राजा का है कि वो हर 3 महीने की एक ट्रेनिंग कोर्स करवाती है, लेटेस्ट। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो उनकी अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो पूरे स्टाफ को फिर से ट्रेनिंग करवाती है। आइदर वो उसको अपने इन हाउस ट्रेनिंग करवा दे या उसकी एक्सपर्टीज़ मंगा के उसको ट्रेनिंग करा दे, ताकि वो उस नए टेक्नोलॉजी के साथ चले। जब तक वो नहीं चलते, अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे टाइम टू टाइम, तो वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। आपकी पुरानी, उसी जैसे आपने कहा कि वो पुराने लोग हैं तो फिर पुराने ही रहेंगे, उनमें नई चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल। तो आपको हर चीज़ को डेफ़िनेटली मॉडर्नाइज़ करने के लिए, आपको इनोवेट करने के लिए कोई नई चीज़ आपको
अपग्रेडेड रहना बहुत ज़रूरी है, अपडेटेड भी रहना ज़रूरी है और अपग्रेडेड भी रहना ज़रूरी है। हाँ, दैट्स रियली ट्रू। अच्छा, फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भाई? बिकॉज़ एज़ वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ द शो, मैं चाहूँगी आप फिफ्थ पिलर के ट्रस्टी भी हैं, तो आप उसके इस इनिशिएटिव के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिफ्थ पिलर जो है ना, असल में उसका नाम है आबिद अली भट्ट। आई एम मैचेबल बंदा, हाँ, नो मैच, कमाल ह्यूमन बीइंग एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन और फुल ऑफ आइडिया। हमारी अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारे मुल्क के साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो उस सक्सेसफुल मॉडल को फॉलो नहीं करते। आप अगर सक्सेसफुल मॉडल को फॉलो करें, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें, बिल्कुल, तो आपकी जो है ना इनपुट में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऐसे नहीं है कि जी ये मेरी किचन कैबिनेट है, क्योंकि ये मेरा 30 साल पुराना सियासतदान है, तो मैंने इसी को अपने साथ रखना है और इसी को इकोनॉमिक्स मिनिस्टर बनाना है, इसी को मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि ये मेरा बंदा है। वो मेरे दैट वो वर्क नहीं करेगा। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह आबिद अली भट्ट जैसे बंदों को जो है ना ढूंढें। अब तो वो खुद इतना हाईलाइट हो गया है, उसने इतना कंट्रीब्यूट किया है और इस आइडिया को इतना उसने जो है ना एडवांस कर दिया है कि उसकी मेंबरशिप या उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए। अब अल्लाह करे कि साहिब इक़्तिदार वालों की आबिद अली भट्ट पे नज़र पड़ जाए और उसको जो है ना उसकी जितनी भी सक्सेस स्टोरी है या उसकी जो तजुर्बा है उससे फ़ायदा उठा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो खुद इस बिजनेस इंडस्ट्री के हैं, उनसे ज़रूर कोई ना कोई इनपुट लिया जाए, सो दैट अगर वो पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया बन सकता है, सो व्हाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। आपको आपको हमेशा लाइफ में भी यही करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर सक्सेसफुल है, उसको पता है मेडिसिन के बारे में, इसलिए आप जाते हैं। आप किसी और के पास नहीं जाते। कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो ही कामयाब होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी नाइस सेइंग एज़ वेल। आपके साथ हमारी कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी रही है। आई माई सेल्फ एम बीइंग वेरी इंस्पायर्ड कि इस तरह से भी बहुत सारे मर्द हज़रात हैं जो कि अपनी बेगम के बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली एंड ओन करते हैं इस चीज़ को, दैट दे आर बीइंग नोन बाय हर नेम एज़ वेल बिकॉज़ दैट्स आल्सो योर नेम एज़ वेल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी यूथ के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। यूथ के लिए बस एक ही है कि जितनी हो सकते अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, वैल्यू करें, मदर फादर को रिकॉर्ड्स करें, जितनी उन्होंने उनके लिए मेहनत की है। अल्टीमेटली उनके फिर बच्चे उनको रिगार्ड्स करेंगे। वैल्यू पैदा करें तो ज़्यादा माशरा अच्छा हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात भी रहेगी एंड वी रियली विश एंड होप कि हम नेक्स्ट टाइम ज़ीशान ज़िया राजा को भी इंटरव्यू करें एज़ वी हैव बीन डूइंग बिफोर एज़ वेल। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आपने देखा मौजूद थे मिस्टर तनवीर अहमद राजपूत जो कि सीईओ हैं अमेरिकन लाइफ ऑफ स्कूल सिस्टम के, और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो आज हमारे साथ कॉन्वर्सेशन की है, आई होप आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत इंस्पायरिंग भी स्टोरी है फॉर मी एज़ वेल कि आप भी अपने माशरे में ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सेक्टर में जो भी लोग हैं उनको आगे मॉडर्नाइज़ करने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए जितना काम करेंगे उतना काम है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री दैट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट राइट नाउ, बट अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो उनका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि एजुकेशन या हेल्थ। लेकिन पाकिस्तान में शायद अभी भी इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी बाकी है। हम सब इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी इसके लिए ज़रूर मेहनत करते रहिए। और हमारे आज के शो से अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द-गिर्द तमाम लोगों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।